नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज अपना अध्याय है गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी अनिवार्य कक्षा 12वीं के लिए 5वां अध्याय है ये, जिसमें हम सहर्ष स्वीकार है कविता को पढ़ेंगे, सप्रसंग उसकी व्याख्या करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों और दोस्तों तक इसको शेयर करें, पहुँचाएँ एवं लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो गजानन माधव मुक्तिबोध 13 नवंबर 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी कुछ खास रचनाएं चांद का मुटेड़ा, भूरी भूरी खाक धूल, इससे ये अपनी कविता ली गई है काव्य संग्रह से सहर्ष स्वीकार है। काट का सपना, विपात्र, सत्य से उठता आदमी, कथा साहित्य, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जिसका एक और नाम है अब आकी रचना क्यों, समीक्षा समीक्षाएँ, एक साहित्य की डायरी, आलोचनाएँ, भारत इतिहास और संस्कृति, ये भी एक रचना है। 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो उसके बाद में हम देखते हैं आगे, ये यहाँ पर देखकर लिखा है शहर स्वीकार है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। और इस शहर स्वीकार का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? स्वीकार करना दो होता है, एक तो होता है स्वीकारना केवल, और एक होता है खुशी के साथ स्वीकार करना, यानी खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार कर लेना। और यही इस बात कविता में संदेश है। प्रेरणा यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक या सफलता असफलताएँ, उन सभी को हमें आत्मसात कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों हमें वो ये भी देखते हैं यहाँ पर, यह है कि ये व्यक्ति कौन है जिसकी यादों को कवि शहर स्वीकार करते हैं। तो वो माँ, बहन, प्रिया या भाई, कोई भी हो सकता है। और एक और इस पाठ में विद्यार्थियों बताया गया, कवि के मन में अंतर्द्वंद है, अंत्यकरण में अंतर्द्वंद्व है कि कभी वो स्वीकार करते हैं उनकी स्मृतियों को, तो कभी भूलना चाहते हैं। लेकिन प्रेरणा ये मिलती है कि जीवन में हमें सब कुछ खुशी के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, हर्ष के साथ। तो अब इस कविता का प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से शहर स्वीकार कविता से लिया गया। इसमें जीवन के सभी अनुभवों को, खट्टे मीठे को स्वीकार करने की बात बताई गई है। तो यहाँ पर बताया ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, शहर स्वीकार है, यानी ज़िंदगी में सफलता है, आशा, निराशा, उन सभी चीज़ों को कवि ने, कमजोरियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं, तो खूबियाँ हैं, उनको स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो उसे प्रिय व्यक्ति को भी प्यारा है। आगे क्या बताया? गर्बीली गरीबी, अनुप्रास अलंकार और खड़ी बोली भाषा हिंदी, साथ ही आपके प्रसाद गुण भी। तो स्वाभिमान से युक्त गरीबी, यानी कि कवि कह रहे हैं कि गरीबी में भी मैं स्वाभिमान से युक्त आत्मसम्मान की भावना से जीता हूँ, और गहरे मेरे विचार और अनुभूतियाँ, विचार और कल्पनाएं, मेरा दृढ़ निश्चय और भीतर की श्रद्धा, यानी हृदय में प्रवाहित होने वाली भावनाओं की नदी, ये सब मेरे खुद के हैं, मौलिक हैं, स्वयं हैं। क्योंकि पल पल यानी क्षण क्षण में, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलगार पल पल में, मैं जो कुछ भी जागृत है, यानी कि जो कुछ भी जागृत चेतना है, मेरे जीवन में गतिशीलता है या प्रेरणा या अनुभूतियाँ हैं, उसमें सब में तुम्हारी संवेदना जुड़ी हुई है। अपलक जैसे एक टकटकी किसी को लगा देखते हैं ना, उसी प्रकार से कवि की संवेदना यानी सहानुभूति है उस प्रिय व्यक्ति की। इसी कारण कवि के व्यक्तित्व का निर्माण भी उसी व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति से हुआ है, ये कवि ने यहाँ पर बताया। फिर कवि आगे क्या कहते हैं? जाने क्या रिश्ता है और जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ। यानी कवि ये कह रहे हैं उस प्रिय व्यक्ति को संबोधित करते हुए कि मैं ये नहीं जानता खुद भी कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या, कैसा गहरा रिश्ता है और क्या स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। ये तो किस रिश्ते से मैं तुम्हें इतना जो है वो खास मानता हूँ। मैं तो कवि कह रहा है कि भी इतना ही जानता हूँ कि मैं इस प्रेम को हृदय से कविता रूपी भावों में जब व्यक्त करता हूँ, अभिव्यक्त करता हूँ, तो उतना ही मेरा हृदय प्रेम से बार बार भर आता है, और ऐसा लगता है कि हृदय में प्रेम का कोई स्रोत बह रहा है, और जिससे लगातार प्रेम रूपी जल बहता रहता है। लगातार मीठे पानी का सोता दिल का झरना है, मीठे पानी का सोता यानी प्रेम रूपी जल बहता रहता है। भीतर वह, यानी भीतर उस हृदय में उसकी यादें, और ऊपर तुम खुद विराजमान हो। मुस्काता चांद ज्यूं, है ना। तो यहाँ पर देखो बताया, मुस्काता चांद ज्यूं धरती पर रात भर, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपना प्रकाश बिखेरता है, चांदनी का प्रकाश बिखेरता है,
उसी तरह तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे जीवन में भी प्रकाश बिखेरता है, खिलता हुआ चेहरा वैसे ही। फिर देखो कवि आगे क्या कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। बाद में कवि यहाँ पर द्वंद्व की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे इतना दंड दो, सजा दो कि मैं तुम्हें वास्तव में भूल जाऊं, सचमुच में भूल जाऊं, और दक्षिणी ध्रुव जैसा घनघोर अंधकार मेरे जीवन में छा जाए, और वियोग की काली अमावस्या में मेरा शरीर, चेहरा और हृदय डूब जाए, उसमें मैं डूब जाऊँ, पूरी तरह से उसे अंधेरे को स्वीकार कर लूँ, उसमें नहा लूँ। लेकिन बाद में कह रहे हैं इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित और आच्छादित, परिवेष्टित चारों ओर से आच्छादित यानी ढका हुआ, कि वहाँ पर भी तो मैं चारों ओर से तुम्हारे ही रमणीय प्रकाश और जो है सौंदर्य, और सौंदर्य का जो प्रकाश उज्ज्वला है उससे ही मैं युक्त रहूँगा। और फिर कभी कह रहा है कि तुम्हारा ये लगातार मेरे प्रति प्रेम और स्नेह जो है उससे मैं अभी मेरा हृदय इतना दुखी हो गया कि मैं उसको सहन नहीं कर सकता, क्योंकि अति किसी चीज़ की अच्छी भी नहीं होती है। तो इसीलिए कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि वो अपने आप से दूर होना चाहते हैं उस प्रिय व्यक्ति से, और खुद जीवन में संघर्ष करना चाहते हैं। फिर कवि ने क्या कहा है, देखो विद्यार्थियों, कवि कहता है कि मेरे मन में जो है वो प्रिय की ममता सदा बादलों की तरह मंडलाती रहती है, और उस प्रिय व्यक्ति कोमलता भीतर पिराती है, यानी भीतर हृदय में दर्द महसूस कराती है, और मुझे कमज़ोर बना दिया, मैं असमर्थ हो गया हूँ, मेरी आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई है, और इसी बात को लेकर के मेरी आत्मा भविष्य को लेकर के छटपटाती भी है और मुझे डराती भी है कि इसी तरीके से हमेशा मेरे पर स्नेह रहा तो मैं आगे कैसे संघर्ष कर पाऊँगा। बेलाना, सहलाना और अपनापन, आत्मीयता यानी अपनापन बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कभी अब उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, खुद संघर्ष करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सचमुच दंड दो कि हो जाऊँ मैं पाताल के अंधेरी गुफाओं के बिलों में गायब हो जाऊँ, जहाँ पर आपका कोई सहारा नहीं हो, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊँ। लापता की फिर कभी द्वंद्व की भाव, वहाँ पर भी तुम्हारा इशारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा जो होने वाला है या होने की जिसकी संभावना है वह सभी तुम्हारे ही कर्मों और कार्यों के कारणों का घेरा है, तुम्हारे ही कर्मों का वैभव है, तुम्हारे ही कार्यों की संपन्नता है। अब तक ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, हर्ष खुशी के साथ स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हें भी प्यारा है। तो खड़ी बोली हिंदी भाषा में इस तरीके से विद्यार्थियों यहाँ पर बताया। समझ में नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न में और अलग तरीके से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ चीज़ बताइए। गरीबी, तो गरीबी में भी गर्व से जीवन जीना, आत्मसम्मान से जीवन जीना, भीतर की स्थिरता यानी अंतर्करण में भावनाओं का प्रभावित होना, और बेलाना सहलाना, अपनापन दर्शाना, और स्नेह की ममता के बादल जो है वो कवि पर हमेशा मंडराते रहते हैं। व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है आपको। और इस प्रकार ये प्रश्न है जो 5 नंबर काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कवि से स्वीकार अंतर्द्वंद है कैसे, तो यहाँ पर कवि स्वीकार नहीं कर पाता है उसका जो अत्यधिक प्रेम है वो, और आत्मीयता कवि से बर्दाश्त नहीं होती है। ये कह सकते हैं कि मन मस्तिष्क में अंतर विरोध कवि के चल रहा है, ये कारण बताया गया है, इसलिए अस्वीकार की भावना है, और कुछ कमज़ोर भी पड़ जाते हैं कवि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको बिना स्किप किए पूरा देखें, पिछले वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।